बिना किसी योग्यता के केवल जाति के आधार पर कोई आदमी सेठ बना बैठा है, कोई राजा बना बैठा है, कोई पुजारी बना बैठा है, कोई मठाधीश बना बैठा है, कोई धर्म का ठेकेदार है, और कोई वेद बना बैठा है, डॉक्टर बन रहा है, इलाज कर रहा है क्योंकि उसका बाप वेद है, उसका दादा वेद था, इसलिए वो जड़ी बूटियां ठोक ठोक के पिला रहा है लोगों को। ये जाति आधारित आरक्षण है। ये जरूरी नहीं है बाप राजा हो तो बेटा राजा हो, बेटा में वो इतने ही गुण हो। बाप अगर ब्राह्मण हो, विद्वान हो, तो जरूरी नहीं उसका बेटा भी ब्राह्मण ही हो, विद्वान ही हो, परंतु नहीं, जाति के आधार पर उसको ब्राह्मण तय कर दिया, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा। ये जाति के आधार पर हो गया। हालांकि कहते हैं कि वेदों में ऐसा नहीं था। वेदों में उल्लेख है कि माँ वैश्य है, बाप ब्राह्मण है, बेटा शूद्र है, इस प्रकार अलग अलग गुणों के आधार पर यह वर्ण विभाजन था। परंतु जिस दिन इसे जाति के आधार पर किया गया, जिसे विशेष तौर से लोग मनुस्मृति से मानते हैं, तो तब से जाति आधारित आरक्षण लागू हो गया इस देश में। और ये आरक्षण, जाति आधारित आरक्षण जिसे मैं कहता हूं, वो परंपरागत आरक्षण है, वो हजारों वर्षों से है, और संविधान लागू होने के साथ ही इसको कमजोर करने की कोशिश की गई। सभी को समानता का अधिकार दिया गया। जाति के आधार पर जो ऊंच नीच, जो भेदभाव, असमानता जो थी, उसको मिटाने का समानता का मूल अधिकार हमारे संविधान में समाहित किया गया कि किसी की कोई भी जाति हो, वो सम्मान है संविधान की दृष्टि से। तो ये एक तरह से उस जाति आधारित आरक्षण पर बहुत बड़ी चोट थी जो सदियों से चला आ रहा था। परंतु हाँ, इसमें सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व शासन प्रशासन में निर्धारित करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए संविधान में कुछ व्यवस्थाएं की गई। वो आरक्षण नहीं है, वो प्रतिनिधित्व की बात है। आरक्षण वो है जो ईडब्ल्यूएस को दिया गया। अभी वर्तमान सरकार ने जो दिया वो आरक्षण है। अब मैं आपको बताता हूं ईडब्ल्यूएस को दिया आरक्षण, आरक्षण कैसे है, और एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण, आरक्षण क्यों नहीं है। ईडब्ल्यूएस का प्रतिनिधित्व पहले से ही पर्याप्त है। शासन प्रशासन में जो प्रतिनिधित्व की अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस स्वर्ण वर्गों की आबादी के अनुपात से भी उनका प्रतिनिधित्व पहले ज़्यादा है, वो सत्ता पर पहले से काबिज है। अब उनको अगर विशेष सुविधा दी जाती है, उनके लिए पद आरक्षित किए जाते हैं, तो वो आरक्षण है। एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए जो पद आरक्षित किए जा रहे हैं वो आरक्षण नहीं है। वो तो उनके उन वर्गों में जो प्रतिभावान लोग हैं उनको शासन प्रशासन में प्रतिनिधित्व दिए जाए। उन वर्गों में जो ऊपर आ रहे हैं, जिनमें प्रतिभाएं ज़्यादा है, नंबर चाहे कम ज़्यादा हो, प्रतिभा ज़्यादा है, उस विशेष वर्ग में वही टॉपर है, तो उन लोगों को शासन प्रशासन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिए जाए। यह है, इसे आरक्षण नहीं कहा जा सकता, ये प्रतिनिधित्व का मामला है। अब मैं और भी कई बातें करूंगा, थोड़ा सा बीच में टाइम लेता हूं। किसके लिए? ओबीसी आरक्षण विसंगति। ओबीसी देश की आधी से अधिक आबादी है। राजस्थान में भी इनकी आबादी आधी से ज़्यादा है, और भी ज़्यादा होगी शायद। राजस्थान में 60% के लगभग ओबीसी हो सकती है, संभावना। ओबीसी में बहुत बड़े वर्ग हैं, और इतनी बड़ी आबादी का आरक्षण शून्य कर दिया गया पिछली सरकार द्वारा, और ओबीसी को 4 साल बाद में पता चला कि हमारे साथ धोखा हो गया, हमारे साथ गड़बड़ हो गई। जो वर्टिकल आरक्षण था, जो प्रत्येक वर्ग में आनुपातिक प्रतिशत का आरक्षण था, जैसे ओबीसी वर्ग में अगर भूतपूर्व सैनिकों को लिया जाना है तो वो ओबीसी
12.5% में से वो 2.5% ही आता है। तो वर्टिकल आरक्षण जो था वो सभी को स्वीकार है। स्त्रियों का आरक्षण जो है, महिलाओं का आरक्षण, वो वर्टिकल है, हर जाति वर्ग में उसका अपना फिक्स है। इसी प्रकार विकलांगों का, उत्कृष्ट खिलाड़ियों का और भूतपूर्व सैनिकों का भी वर्टिकल आरक्षण होना चाहिए। वो अभी क्या है कि अभी पुलिस की वैकेंसियां चल रही है, तो मैंने कुछ लड़के यहाँ दौड़ रहे हैं, कह रहे हैं हमारा सिलेक्शन हो गया। मैंने कहा कैसे होगा बेटा, तुम ओबीसी में हो, तुम्हें पता है ओबीसी की पोस्ट नहीं निकलेगी। क्या नहीं, इस बार तो उसमें लिखा इतनी ओबीसी की पोस्ट है, इतनी भूतपूर्व सैनिकों की अलग अलग लिखी हुई है। मैंने कहा वो तो हर बार लिखी होती है अलग अलग, चाहे प्रतिशत लिखो चाहे पोस्टें लिखो, परंतु भूतपूर्व सैनिकों का 12.5% में जो भूतपूर्व सैनिक आएंगे, उनके अगर उनमें से जिन लोगों के ओबीसी का सर्टिफिकेट होगा वो ओबीसी की सीटें काट खाएंगे, वो ओबीसी में काउंट हो जाएंगे। ये तुझे पता है कि नहीं है? कि ये तो मैं समझा ही नहीं। मैंने सोचा इतने ओबीसी के लेंगे, वो तो इतने ओबीसी के लेंगे। मैंने कहा वो भूतपूर्व सैनिकों ने भी तो ओबीसी का सर्टिफिकेट रख छोड़ा है, और भूतपूर्व सैनिकों को तो 12.5% लेना ही पड़ेगा। तो 12.5% उनको ले लिया, और उसमें अगर ओबीसी वाले आगे ही पूरी पद हैं तो फिर आपको कौन लेगा? ये इन बच्चों के दिमाग में नहीं है, तो सारे अग्निवीर होने लायक लग रहे हैं मुझे। हालांकि इन्होंने परीक्षा पास की है, परंतु पता नहीं कौन इनके दिमाग में गोबर भर देता है, इनके समझ में ही नहीं आ रहा। भैया जनरल जो कोई कैटेगरी नहीं है, वैसे जनरल जो पद हैं उतने पद जनरल का मान लो 40% बचा है। अब लगभग 40% अभ्यर्थी आर्मी वाले वो जनरल के पदों से लिए जाएं सीधे से। ओबीसी में से केवल 12.5% है। 40% का मतलब 12.5 में से 40 अगर अपन करेंगे तो हो जाएंगे लगभग 5%। 5% तो उसमें आ जाएंगे, जनरल कोटे से हो जाएंगे। तो पीछे बचे 7.5%, उसमें से 2.5% ओबीसी के कोटे से निकल जाएंगे। 21% 2.5 से थोड़ा सा ज्यादा मान लो, तो फिर पीछे बचे 5% थोड़े बहुत कम। वो पद 5% से थोड़े बहुत कम है, वो एमबीसी एसबीसी है क्या उसका नाम, जो विशेष पिछड़ा वर्ग का भी उसमें 0.5% से ज़्यादा हिस्सा हो जाएगा, और एससी एसटी का होगा। यूं करके वो वर्टिकल आरक्षण होता है। उसमें फिर वो सैनिक चाहे किसी भी जाति वर्ग के हों, वो वर्टिकल आरक्षण में किसी एक विशेष वर्ग को नुकसान नहीं होगा, सब में से बराबर कटेगा। अन्यथा 12.5% सैनिक लिए, फिर उनकी जातियां देखी वो किस किस जाति के हैं, उस जाति के वो इतने पद जो थे उन सैनिकों को मान लिया गया। ये है ओरिजेंटल आरक्षण, और इससे नुकसान हो रहा है, ये समझना पड़ेगा। और ये प्रजातंत्र की मामला है। कुछ देखते हैं कि वो जा रहे हैं, इतने लोग चले जाएंगे, कुछ नहीं है। अभी तक अगर देखा जाए, बाड़मेर, सूरतगढ़, चोमू, नागौर, टोंक, यहाँ पर ओबीसी की सभाएं हुई है, उनमें अगर लोगों की संख्या को देखें तो कौन तुम्हारी बात मानेगा? कैसे मानेगा? क्यों मानेगा? अगर इतने कम लोग इस बात के इच्छुक हैं तो उनकी बात माने, या जो अधिक लोग उसके खिलाफ है उनकी माने। प्रजातंत्र में सरकारें वोटों को देखती है कि वोट किधर है, लोगों का आक्रोश कितना है, इस मामले से लोग नाराज कितने हैं और राजी कितने हैं। जो बाहर खड़े देख रहे हैं तमाशा वो तो राजी हैं, और जो यहाँ आकर के खड़े हो रहे हैं इन मीन 3.5 लोग,
वो नाराज है, तो उनकी वजह से सरकार क्यों उनसे पंगा मोल लेगी जो बड़े राजी हैं इस विसंगति से? ये समझने वाली बात है। अगर बड़ी संख्या आप इकट्ठी नहीं कर सकोगे और सभी कहते हैं कोई कोई चला जाएगा, कौन चला जाएगा? वो तो वही बात है। अभी मैं भाई गोदारा जी की पोस्ट में देख रहा था कि एक राजा ने आदेश दिया, अंधेरे में एक कढ़ाई रख दी और आदेश दिया कि पूरे गांव के लोग, जो पशुपालन का धंधा था, तो एक एक लोटा दूध उस कढ़ाई में डालेंगे, कल जश्न है और दूध काम में लेंगे। इसलिए रात का अंधेरा पड़ने के बाद में जाकर के अपने सभी जाएंगे, कोई पीछे नहीं बचेगा, जाके डालेंगे। तो लोगों ने कहा ठीक है जाए। फिर लोगों ने, अलग अलग दिमाग है, भारतीय दिमाग का आप जानते ही हो, किसी ने सोचा कि क्या करें यार, दूध तो लोग डालेंगे ही, मैं एक लोटा पानी डाल के आ जाऊं, क्या फर्क पड़ेगा, अंधेरे में कौन देखता है? पता नहीं उसने सोचा या किसी और ने भी सोच लिया। सुबह देखा तो पूरा कड़ा पानी से भरा था। इसका मतलब कोई भी दूध लेके नहीं गया। तो कोई भी अगर वहां नहीं जाता है तो भाई सरकार क्यों मानेगी उस बात को? कह रहे हैं सरकार मान क्यों नहीं रही है? सरकार वोटों की गिनती कर रही है कि कितने लोगों में आक्रोश है, कितनी नाराजगी है, कितने लोग इस विसंगति को रखने के पक्ष में है, लागू रखने। क्यों विसंगति शुरू की गई? इसका मतलब किसी का फायदा था, तभी तो ऐसा किया गया। 17 अप्रैल 2018 को जब ये गड़बड़ की गई, ये चालबाजी की गई, तो किसी को तो फायदा हो ही रहा है। और जिनको फायदा हो रहा है वो घर में बैठे हैं, और जिनको नुकसान हो रहा है वो भी अगर घर में बैठे हैं और वहां जा नहीं रहे कि हमारा नुकसान हो रहा है, तो फिर कौन मानेगा उनकी बात को? कोई हरीश जी को गालियां निकाल रहा है, कोई किसी को निकल रहा है, कोई राजा राम जी तो वर्षों से कर रहे हैं कि ये करना नहीं चाहते, सरकार इनका कहना क्यों नहीं मान रही। अरे तो भाई ज्यादा लोग जाओ, तुम्हें तकलीफ क्या है? ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाओगे तो सरकार मानेगी, नहीं तो नहीं मानेगी। अपेक्षा करते हैं कि सभी लोग इसमें भाग लें, और ओबीसी नहीं, एससी एसटी के लोग भी इस मामले में हमारे साथ हैं। परंतु है वही जो कुछ एक लोग हैं, बाकी जो बहुत बड़ी संख्या होनी चाहिए वो अभी नहीं है। तो अब मैं अभी क्या है कि आज कोई मंदबुद्धि गोबर भक्तों से पाला पड़ गया। वो कह रहे हैं कि आरक्षण से अयोग्य लोग आते हैं, या जो ईडब्ल्यूएस है वो बहुत कमजोर तबका है, ईडब्ल्यूएस को कमजोर बता रहे हैं। अब इनको पूछा जाए कि समाज में चलती किसकी है ज्यादा? आर्थिक आधार पर अगर देखा जाए तो बड़े बड़े शहरों के जो मुख्य बाजार हैं उनकी कीमती जमीनों पर किनके कब्जे हैं? जो भी शहर की मुख्य जगह है, प्रमुख स्थान है, वहां पर कौन काबिज है? गांव बस्ती से बाहर खेतों में जो थोड़ी बहुत जमीनें हैं उसके ऊपर कूद रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं कि उनके पास जमीनें नहीं है। एक भैया था, किसानों का लड़का, बेवकूफ़ी कर रहा था कि ईडब्ल्यूएस के पास जमीनें नहीं है। वो यहाँ बात कर रहा है जहाँ मैं रह रहा हूँ। अब इनको पूछा जाए कि हमारे पड़ोस के शहर जोधपुर में जितनी जमीन अकेले मेहरानगढ़ ट्रस्ट के पास है, उम्मेद पैलेस, बहुत लंबी चौड़ी जमीन है, उतनी जमीनें तो 10-10 गांवों की अगर पूरी जमीन किसानों की बेचे तो भी उनके बराबर कीमत की नहीं होती। एक एक आदमी के पास इतनी जमीन है। जोधपुर की नई सड़क पर जो बड़ी दुकान है उस जमीन की कीमत कई गांवों की आधी खेती की जमीन के बराबर हो जाती है। तो जो कीमती जमीन है उन पर कब्जा किसका है? जो आर्थिक तंत्र है, जो अर्थव्यवस्था है, जो धन है, उस पर कब्जा किसका है?
SC ST OBC का है या EWS वालों का है? जोधपुर का शास्त्री नगर एक पॉस्ट कॉलोनी है। शास्त्री नगर में SC ST OBC के कितने मकान मिल जाएंगे आपको? सरदारपुरा में भी नहीं मिलेंगे। जो इस प्रकार की महत्वपूर्ण, जैसे जयपुर में है नेहरू बाजार है, बापू बाजार है, MI रोड है, यहाँ पर SC ST OBC का क्या है? ये समझना पड़ेगा कि आर्थिक तंत्र तो पूरा ही उनके कब्जे में है ही, समाज में उनका रुतबा है। EWS का एक व्यक्ति जिसकी आबादी 1% नहीं है उस विधानसभा क्षेत्र में, चुनाव लड़ लो वो टक्कर करेगा। कह रहे हैं कि वो तो समझदार है। अब हरिजन चाहे कितना ही समझदार हो, वो अगर चुनाव लड़ेगा तो उसकी सामाजिक स्थिति इतनी कमजोर है कि उसको न मेघवाल वोट देगा, न चौकीदार वोट देगा, न चमार वोट देगा कोई उसको। और पिछली जातियां तो दे ही क्या, उसको वोट करना ही नहीं चाहते। अभी भी हरिजनों में से MLA MP बहुत कम बन रहे, नहीं के बराबर समझ लो। क्यों? क्योंकि अनुसूचित जातियां भी उनको वोट नहीं देगी। ये सामाजिक स्थिति का फर्क है। आज OBC को आरक्षण नहीं है। राजस्थान की विधानसभा में 100 से ज्यादा MLA OBC के होने चाहिए, पर नहीं है क्योंकि आरक्षण नहीं है। आरक्षण के बिना इनको कौन जीतने दे? तो पर्याप्त प्रतिनिधित्व OBC का हो ही नहीं सकता कभी। सरपंचों में अगर देखा जाए, जैसे बहुत सारे गांव मिल जाएंगे जिनमें आज से 30-40 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले तक OBC के लोग कभी सरपंच बन ही नहीं पाते थे। जनसंख्या आधी से ज्यादा होती थी गांव में, और एक परिवार सेठ का होता वो सरपंच बन जाता, एक ब्राह्मण सरपंच बन जाता कई गांवों में, एक ठाकुर सरपंच बन जाता। क्या एक जाट को कोई सरपंच बनाता है गांव में? अगर हो तो एक प्रजापति को कोई सरपंच बना देगा अकेले को? तो ये सामाजिक स्थिति की वजह से राजनीतिक स्थिति भी मजबूत है। तो ये आरक्षण, ये जो जाति आधारित जो सामाजिक स्टैंडर्ड है लोगों का, ये समाप्त होना चाहिए। समानता आनी चाहिए। समानता की बात करते हैं तो ये कह रहे हैं आप समरसता बिगाड़ रहे हो हमारी। समानता से नाराज है कि समानता की बात करने से समरसता नुकसान पहुंचता है। मतलब असमानता रहने दो। आप बार बार समानता की बात करते हो तो मन मुटाव बढ़ रहा है लोगों में। समानता की जरूरत नहीं, समरस रहो। अगर असमानता है तो उसमें राजी हो जाओ, और कोई ऊंच नीच है, भेदभाव है तो पड़ा रहने दो, उसमें ही राजी हो जाओ। रस लो उसका, समरस बराबर रस लो, उसमें रस लेना बंद मत करो। तुम समानता की बातें मत करो, इससे हमारी समरसता बिगड़ रही है। तो मैं अब परिस्थितियां मैं थोड़ी बात करूंगा। जैसे हमारे देश की कार्यपालिकाओं की क्या स्थिति है। कैबिनेट मिनिस्टर, इंडिया की कैबिनेट मिनिस्ट्री में कहते हैं कि OBC का एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं, आधी आबादी, और कैबिनेट में एक आदमी को नहीं लिया गया। आधे मिनिस्टर होने चाहिए कैबिनेट में OBC के, कम से कम आधे, ज्यादा हो तो और ही अच्छी बात है। होने तो आधी से ज्यादा आबादी है OBC की, परंतु कैबिनेट मिनिस्टर OBC वालों को नहीं बनाया जाता। पूरे मंत्रालय में भी बहुत कम OBC के लिए स्थान छोड़े हैं। ज्यादातर मुख्यमंत्री, OBC के मुख्यमंत्री कभी कभार कहीं बनते हैं। ये SC ST का हालत और भी कमजोर है, क्योंकि SC ST को अगर प्रधानमंत्री बना लोगे, मुख्यमंत्री बना लोगे, फिर तो उस पार्टी को कोई वोट ही नहीं करेगा। ये और है, अगर किसी पार्टी ने SC ST के आदमी को, SC ST के MLA MP जीतते हैं, वो तो पार्टियों की हाँ में हाँ मिलाने के लिए है।
वो SC ST का भला नहीं सोच सकते, क्योंकि पार्टियां कहती है हमने तुम्हें टिकट दिया तब तुम जीते हो, तुम्हारी वजह से नहीं, हमारी वजह से जीते हुए हो, इसलिए मैच तब तबाओ बैठे बैठे। हाँ में हाँ मिलाओ, किसी प्रकार के अधिकार की बात मत करना, अन्यथा OBC SC ST का तो पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, लोकसभा में है, विधानसभाओं में है, हाँ राज्यसभा में नहीं है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था ही नहीं की गई अभी। तो कुछ लोग कहते हैं कि SC के मुख्यमंत्री, जहां कहीं भी SC के मुख्यमंत्री बने, और जो पार्टी SC SC के, हालांकि मायावती जी काफी अच्छा प्रदर्शन कर पाई उत्तर प्रदेश में, बाकी बहुत कम प्रदर्शन अच्छा हो पाता है, और फिर उसको कमजोर कर ही दिया जाता है कैसे भी समझो, क्योंकि अन्य वर्ग उनको साथ नहीं देंगे। मेतरानी भी पड़ोस की मेतरानी को ऊंचा उठने नहीं देना चाहती। हाँ, राजरानी को चाहे कितनी ऊंची उड़ जाए, मेतरानी को कोई तकलीफ नहीं, पर पड़ोस की मेतरानी अगर थोड़ी ऊंची उठ गई तो उसकी खाना पीना हराम हो जाता है। तो SC की जो धड़की जाती है, मानी जाती है, वो आपस में एक दूसरे को ऊंचा उठने में राजी नहीं हो सकती। हाँ, जो पहले से ऊंचे उनके पीछे तो हाँ मैं हूं, भू बेड़ी भू, सभी उनके लिए तो उनके तो गुणगान गाएंगे, पर इनमें से कोई ऊपर उठेगा तो इनको तकलीफ हो जाएगी, इनकी रोटी पानी होने लगेगी। तो इसलिए पार्टियों के मुखिया, राज्यपाल भले ही बना दो, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तो हर एक पार्टी बसती है कि भाई इनको नहीं बनाना है, परंतु हम कहते हैं भाई कैबिनेट में तो लो ना। OBC वालों को भी अगर बनाएंगे तो ज्यादा वोट नहीं मिलेंगे, OBC की जातियां भी उसको नहीं देगी ज्यादा, और SC ST वाले भी OBC के बजाय थोड़े ऊंचे वालों को देना पसंद करेंगे। तो ये दिक्कतें हैं इसमें। तो मैं बात कर रहा था कार्यपालिका की कंडीशन। कार्यपालिका में आप सेक्रेटरीट भी ले सकते हैं, अफसरशाही भी ले सकते हैं, सब में प्रतिनिधित्व की कमजोरी है। EWS का प्रतिनिधित्व पहले से भी ज्यादा है, और फिर 10% और उनके ऊपर ठोक दिया ठप्पा। दूसरा है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका में 2 तरह के सदन है, लोअर सदन, हायर सदन। उच्च सदन में प्रतिनिधित्व के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए पूरा कब्जा पूंजीपतियों का है। निम्न सदन में, लोकसभा में या विधानसभा में, इनमें SC ST के लिए परसेंटेज निर्धारित है, इसलिए उनका प्रतिनिधित्व है, परंतु वही पार्टियों की नकेल डाल के उनको वहां बिठाया जाता है। अपने आप में अगर कोई SC ST का कहता है कि मैं तुम्हारी पार्टियों के बिना मेरे हिसाब से रहूंगा, तो उसको बीजेपी से खड़ा हो जाएगा, तो बीजेपी वाली जातियां आंधी होकर के उसको वोट करेगी और फिर अपने तरीके से उठ बैठ कर निकलवाएगी। कांग्रेस से खड़ा होगा तो कांग्रेस के जो वर्ग हैं वो वोट देंगे और अपने तरीके से उठ बैठ करवाएंगे। ये हालत है SC ST की प्रतिनिधित्व की। न्यायपालिका तो जानते ही हैं, कुछ विशेष घरानों का कब्जा है न्यायपालिका में आज भी हमारे देश में। इससे ज्यादा बुरी हालत क्या हो सकती है? क्या न्याय करना सिर्फ वही लोग जानते हैं? संविधान के हिसाब से न्याय करना दूसरे लोग नहीं कर सकते, परंतु कुछ विशेष घराने हैं उनका कब्जा है। वहां तो कोई कंपटीशन टेस्ट भी नहीं है, सीधा सीधा 10 साल का अनुभव होना चाहिए। हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का अनुभव में क्या, वकील ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया और 2-4 केस 10 साल तक पेशियां पलटाता रहा, यह अनुभव हो गया 10 साल का, और इसको न्यायाधीश बना दिया गया। बड़ी हालत खराब है।
जाति के आधार पर अयोग्य लोगों को अगर बिठाया जाता तो ठीक नहीं है। हमारे संवैधानिक आरक्षण में योग्यता कंपलसरी रखी गई है। ये जो सारे मटेरियल आ रहे हैं ना, -% वाला वो बन गया और वो ये हुए, ये सारे आईटी सेल की करामात है। आईटी सेल अपने तरीके से बात कर रही है। अब क्या है कि सवाल तो बहुत सारे हैं, मैं इनको कैसे लूं? आज इतना ही पर्याप्त है मेरे हिसाब से। बाकी याद रखना 30 तारीख को जयपुर चलना है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम कैसे इकट्ठे हों और कैसे हम हमारी मांग मनवाएं, और जो 10,000 पदों का जो नुकसान हुआ है उसकी अलग से भर्तियां निकलवाई जाए। ये सारे काम करवाने बहुत सारे। वैसे तो इतना है कि हमें हमारी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व की मांग करनी है। हमारी आबादी अगर आधी है तो आधे कलेक्टर हमारे होने ही चाहिए, आधे एसपी होने ही चाहिए, आधे टीचर हमारे होने ही चाहिए। ओबीसी की कहते हैं आधे से ज़्यादा आबादी है। आधे से ज़्यादा आबादी है तो जहाँ जहाँ भी हम आधे नहीं हैं वहाँ आधे होने चाहिए। अब इसका पता कैसे चले? ओबीसी की जनगणना प्रकाशित करवाई जाए जो 11 में कर ली गई है, और फिर रेगुलर अलग अलग जनगणना करवाई जाए। जब जातियां हैं तो जाति आधारित जनगणना करने में क्या तकलीफ है? जैसे ही जनगणना होगी पता चल जाएगा कि इनका प्रतिनिधित्व इनकी आबादी के अनुपात में नहीं है, तो हम तो हमारी आबादी के अनुपात में हमारा प्रतिनिधित्व मांगते हैं। हमें किसी प्रकार का सहयोग नहीं चाहिए, किसी प्रकार का आरक्षण नहीं चाहिए। हमारा प्रतिनिधित्व हमें मिल जाए, हमारे लोग उतने हो जाए वहाँ पर जितने हमारी आबादी है। हमारे वर्ग के लोग होने चाहिए तो हमारी चिंता कर सके। हमारे बीच में से निकला व्यक्ति हमारी परिस्थितियों को जानता है। अब मैं आपके कुछ कमेंट पर बात कर लेता हूं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। और मैं हाँ, तो CR जाट लोहाउट से, जगदीश जी मूलवा, लक्ष्मण जी, ओम प्रकाश जी मेघवाल, शोभा राम जी कुड़कुड़िया, मैं राम जी फूलबगर, खेराज जी खाती नागौर से, भागीरथ राम जी कीटाला। भागीरथ राम जी जुड़ तो जाते हैं। हाँ ठीक है, सभी को राम राम प्रणाम नमस्कार। छोटा राम जी, अरविंद जी जाकड़, गेवर राम जी बेहरट, सुनील जी फोगाट, शहीद भूल ही गया भगत सिंह जी को। आज शहीद भगत सिंह की जयंती है और भगत सिंह जी पर कुछ बातें करना तो चाहता था पर अब नहीं कर पाऊंगा मैं। मैं उसो सन्यासी हूँ और उसो ने कहा जिस दिन भगत सिंह को फांसी लगी उस दिन हिंदुस्तान की जवानी को फांसी लग गई। तो हिंदुस्तान की जवानी कमजोर हो गई। उस दिन के बाद में जवानी जवानी नहीं रही। भागीरथ राम जी कीटाला, जाट गौतम, तेजा राम जी हुड्डा, सरवण राम जी काला, बलवीर जी खोजा, जगदीश जी करसावा। माँ साहब राजा राम जी मील ने कुछ दिनों पहले जयपुर में माड़ी सैनी समाज ने धरना प्रदर्शन किया था जिसका लोकतांत्रिक तरीके से सभी भारतीय नागरिकों को समान अधिकार है, मगर हमारे राजस्थान महासभा जाट महासभा के राजाराम जी मील साहब ने खुलकर विरोध किया मालियों का। आप एक तरफ मालियों का विरोध करते हो, दूसरी ओर ओबीसी का साथ ले रहे हो। कुछ समझ में नहीं आया, इस पर प्रकाश डालें
और हो सके तो हमारे इस कथन को राजाराम जी मील साहब तक पहुंचाएं। ऐसा है कि मुझे क्लियर पता नहीं है कि वो कारण था, किस बात का विरोध किया गया, क्योंकि राजस्थान आरक्षण अधिकार मंच के संयोजक है राजाराम जी, और आरक्षित वर्ग जितने भी हैं, जो भी जाते हैं, उनकी जो भी विसंगतियां होती है उसको वो लोग राजाराम जी के पास जाते हैं, सभी आरक्षित वर्गों के लोग, और उनकी बात सरकार तक पहुंचाते हैं। तो ये माली सैनी समाज का धरना प्रदर्शन किस बात को लेकर था और राजाराम जी ने उसका विरोध क्यों किया? आरक्षण अधिकार मंच के वो संयोजक है। अगर आरक्षण से संबंधित कोई मामला था तो राजाराम जी खिलाफ नहीं हो सकते मेरे हिसाब से। ये बात पूरी तरह से मुझे जब तक पता नहीं हो तब तक मैं नहीं कह सकता इसके बारे में कुछ भी। सुनील जी फोगाट प्रतिनिधित्व, महेंद्र जी सारण, भोमाराम जी बेहरट। सुनील जी फोगाट ओबीसी का आदमी कायर है। उसका रीजन ये है कि वह अपने परिवार को नहीं कन्विंस कर पाता तो दूसरों को क्या कर पाएगा। सूर्यवीर राजमाली वो कह रहे हैं आर्मी जिंदाबाद। अब देखो कुछ लोग कह रहे हैं कि आप आर्मी के खिलाफ कर रहे हो। आर्मी का 12.5% आर्मी को मिलेगा, परंतु वो पूरा का पूरा ओबीसी के युवकों का नहीं खाया जाना चाहिए। ओबीसी की महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ओबीसी पुरुषों का आरक्षण आर्मी और उत्कर्ष सैनिकों में काउंट किया जा रहा है। आरक्षण में आरक्षण, ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। सुनील फोगाट गुरुजी आप किस विषय पर है? सीधा सीधा बोलो ना। अब पता नहीं मैंने क्या तिरछा बोल दिया। एमएल लोहिया ईडब्ल्यूएस वर्ग जो सदियों से आरक्षण का स्वाद ले रहे हैं, राजीव चौधरी, राजीव जी चौधरी, दौलाराम जी देवासी कोड का, सुनील जी फोगाट। जब जाट आरक्षण आंदोलन का मैकेनिक था 98 में, काशीराम जी को हम एयरपोर्ट पर लेकर आए थे, तब एक रिपोर्टर ने पूछा था कि आप जाट आरक्षण आंदोलन में क्यों आए हो। देखो सुनील जी फोगाट बहुत अच्छी बात कहना चाहते हैं। 98 में जब जाट आरक्षण आंदोलन चला था, जाट वो कौम है जो ओबीसी के अन्य जातियों के समकक्ष है। वैसे ही उनमें नाता पड़ता है, वैसे ही मृत्यु बोझ है, वैसे ही पिछड़ापन है, बराबर स्टैंडर्ड की जाती है। और उसको पिछड़ा वर्ग आयोग ने पता नहीं कैसे रिपोर्ट दी कि जाट जो है मंडल आयोग की सिफारिशों में जाटों को आरक्षण नहीं मिला। तो बाद में जाटों ने अपनी मांग रखी। कहने में तो ये कहते हैं कि हमारे जो राजनेता थे उनके पास जब गए, उनसे जब पूछा गया तो वो कहने लगे हम तो आरक्षण के खिलाफ है साहब, क्योंकि जाटों को बहुत भर दिया गया पहले ही कि आरक्षण खराब है, अनुसूचित जाति वाले गलत फायदा उठा रहे हैं। इसलिए जाट तो वैसे हो गए कि हम तो इस चीज के खिलाफ हैं। कहा जाता है कि भाई नाथुराम जी मिर्जा और नटवर सिंह जी वगैरह इन्होंने स्पष्ट इनकार कर दिया हम तो आरक्षण के खिलाफ हैं। और यही वजह रही कि जाट जो है आरक्षण से बाहर आ गए। 98 में ज्ञान प्रकाश जी पिलानिया, राजाराम जी मील, विजय पूनिया भाई साहब, इन लोगों के अथक प्रयासों से आरक्षण मिला। तो सुनील जी फोगाट कहते हैं 98 में जब जाट आरक्षण आंदोलन का मैकेनिक था, कांसीराम जी को हम एयरपोर्ट पर लेकर आए थे, तब एक रिपोर्टर ने पूछा था कि आप जाट आरक्षण आंदोलन में क्यों आए हो। और कब कांसीराम जी ने कहा था कि जब आरक्षण खत्म करेंगे कभी मेरी ओबीसी के भाई और विशेष करके बड़े भाई जाट हमारा आरक्षण ही सुरक्षा करेगा, आरक्षण की सुरक्षा करेंगे। हाँ कांसीराम जी ने क्या कहा रिपोर्टर को कि सरकारें आरक्षण को खत्म करना चाहेगी, प्रतिनिधित्व देना नहीं चाहेगी। उस समय ओबीसी के भाई हिम्मत करेंगे तो सरकारों से जूझ पड़ेंगे और सरकारों से अपना हक ले लेंगे। इसलिए मैं इनके साथ हूं। और विशेषकर जाट लोग
इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ेंगे और आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे। अब क्या करें, असंवैधानिक तरीके का आरक्षण ईडब्ल्यूएस को दे दिया गया। आर्थिक आधार पर, आरक्षण में कोई आर्थिक आधार होना ही नहीं चाहिए। ये कोई गरीबी हटाओ योजना थोड़ी है, ये धन लाभ के लिए नहीं है, ये वंचित वर्गों के प्रतिनिधित्व का मामला है, जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग हैं। तो उन्होंने कहा कि जाट हमारी सुरक्षा करेंगे लक्ष्य के, लेकिन आज वह स्थिति नहीं रही। मैं मानता हूं कि ओबीसी का आदमी कायरहर व अपने आरक्षण की सुरक्षा नहीं कर सकता। SC ST और मिनट की क्या सुरक्षा करेगा? जो लोग कहते हैं कि हमें मुख्यमंत्री बनाओ, वो किसे कहते हैं? राम जी सही कहते थे। रामस्वरूप जी चौधरी, बजरंग लाल जी सीला, मनीराम जी जानी, प्रेम सिंह जी सियाग, भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग से कोटा। अजी कोटा अलग से है भूतपूर्व सैनिकों का, परंतु वो वर्टिकल होना चाहिए। हर जाति वर्ग से उसके पद निकलने चाहिए। सोहन जी गुरलिया, महेंद्र जी कारेल, जागो ओबीसी जागो, रघुवीर जी गोरछिया झाड़ीसरा से, नागौर। गुरुजी निंदा से घबराकर अपना लक्ष्य मत छोड़ना, लोगों को जागरूक करते रहो। रघुवीर जी गोरछिया झाड़ीसरा से, आप सत्य के साथ और सत्य कहते हो। प्रेम सुख जी, नमो बुद्धाय। दूसरों का प्रतिनिधित्व भीख, और जो भिखारी 50% से भी नहीं दाबते वो खुद आरक्षण को गलत मान बता रहे हैं। रामकरण जी पूनिया, रोहिणी, बजरंग जी शीला आरक्षण का विरोध बहुत ही करते हैं, ईडब्ल्यूएस का कोई विरोध नहीं करता। बजरंग जी शीला, ओबीसी SC ST के लोगों को एक नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। जय कड़वासा। गुरुजी उबासी आवे चाय पी लो। अजी चाय तो मैं पीता ही नहीं हूँ, वैसे यूं ही आ रही है उबासी वगैरह तो। ML लोहिया, चाय तो मैं कभी कभार कोई पीता हूँ, बाकी नियमित रूप से कभी नहीं पीता, और विशेषकर घर पर पीता ही नहीं हूँ। ML लोहिया, वर्तमान समय में हमारे देश का चौथा स्तंभ बहुत कमजोर है, जिसका खामियाजा देश की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। जगदीश जी भाकल, हाँ राम राम, सभी को राम राम। भगवान राम जी मेघवाड़, देवीलाल जी चौधरी, आप शामिल हो रहे हो क्या सर? हाँ जरूर, मैं क्यों नहीं शामिल हो रहा हूँ। मैंने टिकट तो करवाया है पर अभी वेटिंग में चल रहा है। ठीक है, थैंक यू। इसको ज़्यादा से ज़्यादा बड़े ग्रुपों में शेयर करने का प्रयास करें, और इसके साथ साथ मेरे YouTube चैनल का भी ध्यान रखें, उसमें ये सारे वीडियो मैं डालने का प्रयास करता रहता हूँ। धन्यवाद, आभार।